सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन बैच 2.0 में। आज हमारा स्टैटिक जीके का लेक्चर 15 रहेगा और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी सेंसस 2011 के बारे में। अगर आप रिपीटर हो तो आपको ये बात पता होगी सेंसस 2011 कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप टीसीएस बेंडर के अकॉर्डिंग बात करो, चाहे आप एडिक्यूटी बेंडर के अकॉर्डिंग बात करो, जो आपका सेंसस 2011 टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार एडिक्यूटी ने डेमोग्राफी से भी काफ़ी सवाल पूछे हैं, तो डेमोग्राफी भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। डेमोग्राफी के अंदर ही सेंसस 2011 हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो पहले थोड़ा हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेंसस 2011 के बारे में पढ़ने वाले हैं डेप्थ में। ये सभी की पीडीएफ, पूरे लेक्चर की पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में। कैसे एक्सेस कर सकते हो ये लेक्चर के एंड में डिस्कशन करेंगे। साथ ही में निमोनिक टेक्निक के साथ करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हम स्टैटिक जीके में ज़्यादातर चीज़ें जो निमोनिक से करने की हैं वो निमोनिक से कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर चीज़ें हम ऐसे ही देखने वाले हैं। साथ ही में जो कंटेंट रहेगा, आपकी शिकायत रहती है कि भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया करो, तो दोनों में ही रहेगा। 100% जो भी पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाया जाएगा। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है एडिक्यूटी पैटर्न पर बेस्ड सारा कंटेंट है, आपका एनालिसिस किया गया है। जो भी एडिक्यूटी ने 2025 में एसएससी के एग्जाम कराए हैं, चाहे स्टेनो का है, फेज 13 का है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, एमटीएस का है, ये सभी एग्जाम एडिक्यूटी ने कराए हैं। और इसको एनालिसिस करके जो भी नई चीज़ एड ऑन करनी थी हमको इस टॉपिक में, वो एड ऑन करके हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। जैसे पहले मैं आपको सिर्फ सेंसस 2011 से शुरू करता था ये टॉपिक से, लेकिन अभी डेमोग्राफी से शुरू कर रहे हैं। डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि एडिक्यूटी ने पूछा है। तो चलिए डेमोग्राफी के बारे में समझ लेते हैं। डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी, बताइए ये क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन सच एज एज, सेक्स, इनकम इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अगर एक बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, जो जनसंख्या होती है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। अगर आपसे एक वन वर्ड पूछा जाए कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमें स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में क्या हम करते हैं, जैसे एज, सेक्स, इनकम, लिटरेसी रेट, ये सब हम सेंसस में जो हम एक पॉपुलेशन के बारे में जो हम जानते हैं, जो स्टडी करते हैं, वही हमारा क्या होता है, डेमोग्राफी होता है। अब देखो डेमोग्राफी के जैसे कि अगर हम बात करें तो कोर कंपोनेंट की बात करते हैं, तो जैसे पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज स्ट्रक्चर क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, ये सब कुछ आप यहाँ पर समझते हो। एक मॉडल होता है डेमोग्राफी या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। अभी ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, एक सेकंड आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे लगाया हुआ है, ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में है, ये हिंदी में भी है, बस पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, नोट डाउन आप बाद में कर लेना। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है वो हमें क्या बताता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हमें डिस्क्राइब करता है कि जो पॉपुलेशन चेंज है किसी भी कंट्री का, जब वो डेवलप हो रही है इकोनॉमिकली, तो जो पॉपुलेशन ट्रांसफॉर्म है वो कैसे होता है। शुरुआत में आप देखोगे कि हाई बर्थ रेट रहेगा, हाई डेथ रेट रहेगा, फिर ये धीरे धीरे ट्रांजिशन होने के बाद जब धीरे धीरे कंट्री ग्रो करती है, उसका इकोनॉमी ग्रो करती है, तो यही लो बर्थ रेट हो जाता है और लो डेथ रेट हो जाता है। तो उसी फेज को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। थोड़ा सा समझते हैं, जैसे इसको हमने 5 स्टेज में यहाँ पर बांटा हुआ है। स्टेज 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टेज 1 ये है हमारी यहाँ पर स्टेज 1। अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई बर्थ रेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टेज 1 में क्या देखने को मिलेगा, हाई फ्लक्चुएटिंग का मतलब है आपको जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो जन्म हो रहा होगा और लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। साथ ही में लोग जो उनकी मृत्यु हो रही होगी, जो डेथ रेट है, वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो, जन्म भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बर्थ रेट भी मेरा हाई है, मेरा डेथ रेट भी यहाँ पे हाई है। तो सपोज 50 लोग जन्म ले रहे हैं, 50 लोग मर जा रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन तो क्या है, स्टेबल हो रही है। तो इस कंडीशन को हम स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं।
ठीक है, इस फेज को हम स्टेबल फेज भी बोलते हैं कि अगर यहाँ पर किसी कंट्री में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है तो पॉपुलेशन क्या है वहाँ की स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, स्मॉल स्कैटर्ड फैमिली बेसिक फार्मिंग। अब जो जब ज़्यादा जन्म होगा तो छोटी छोटी फैमिली में लोग बंटने लगेंगे। ठीक है, और जो फार्मिंग होगी वो भी यहाँ पे जो खेत है वो भी बंटने लगेगा जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे एक घर में। अब डेथ ज़्यादा क्यों हो रही है, चलो पैदा तो ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं लेकिन डेथ ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि उस देश की हालत उतनी अच्छी नहीं है, कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो हेल्थ केयर पुअर रहेगा, डिसीज ज़्यादा फैलेंगी, फेमाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और लेक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देखने को मिल सकता है। स्टेज टू हमारी क्या होती है, स्टेज टू की बात करते हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, यहाँ थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपको बर्थ रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेज में, लेकिन यहाँ पर डेथ रेट कम हो जाएगा क्योंकि अब कंट्री थोड़ी सी ग्रो कर चुकी है। अब कंट्री क्या कर चुकी है, थोड़ी सी ग्रो कर चुकी है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, रैपिडली ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में आते आते यहाँ पर क्या था, जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ी नहीं रही थी क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे थे उतने लोग मर जा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। इंडिया की कंडीशन देखें अगर हम 1911 से 1921 में, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ग्रोथ रही थी पॉपुलेशन की। लोग जितने ज़्यादा लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई थी एज कंपेयर टू जितने लोगों ने जन्म लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या दर्शाता है स्टेज टू, आपका स्टेज टू यही दिखाता है कि यहाँ पर जन्म तो बहुत हो रहा होगा लेकिन मृत्यु कम हो गई होगी क्योंकि अब कंट्री ने थोड़ा सा एडवांस कर लिया है मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है, फैमिलीज स्टिल लार्ज, मोर चिल्ड्रन, अब ज़्यादा बच्चे सर्वाइव करेंगे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, मेडिटेशन और बेटर फूड सप्लाई की वजह से जो डेथ रेट है वो स्टेज टू में कम हो जाती है। अब कंट्री किस में प्रवेश करती है, स्टेज थ्री में करती है, जिसको हम लेट एक्सपेंडिंग के नाम से या लेट इंडस्ट्रियल के नाम से समझते हैं। अब इसमें क्या होगा, बर्थ रेट भी कम हो जाएगा। देखो यहाँ बर्थ रेट बढ़ गया, यहाँ पर बर्थ रेट भी कम हो जाएगा और डेथ रेट भी कम हो जाएगा। अब भैया बर्थ रेट कैसे कम होगा, अब कोई कंट्री इकोनॉमी डेवलप कर रही है और उसके यहाँ लोग लिटरेट हो रहे हैं, लिटरेसी बढ़ती जा रही है, तो देखो सिंपल सी बात है, शहरीकरण होगा, फैक्ट्रीज ओपन होंगी, साथ में लिटरेसी भी तो बढ़ेगी, लोग क्या होंगे, एजुकेटेड भी तो होंगे। तो देखो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही थी, जो यहाँ पर रैपिडली इंक्रीज हो रही है स्टेज टू में, स्टेज थ्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रैपिडली नहीं तो धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। ये ध्यान रखो, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे और मृत्यु बहुत कम हो रही थी। यहाँ पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं तो इसलिए अब जो ग्रोथ थी वो स्लो हो जाएगी। जो जितनी ग्रोथ यहाँ हो रही थी ग्रोथ यहाँ भी होगी लेकिन एज कंपेयर टू स्टेज टू, स्टेज थ्री में ग्रोथ कम होगी क्योंकि सोसाइटी का शहरीकरण हो चुका है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, फैक्ट्री सेटअप हो चुकी हैं और साथ में यहाँ पर क्या हो चुका है, आप यहाँ पर एजुकेशन बढ़ चुकी है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। क्योंकि कंट्री डेवलप होती है तो लिटरेसी बढ़ती है, लिटरेसी बढ़ेगी तो लोगों में अवेयरनेस आएगी कि भैया 2 बच्चे कर लो, ज़्यादा करोगे तो खर्चा आएगा। ठीक है, तो साथ में जो वुमेन का स्टेटस है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है। जो वुमेन की एज है, आप देखोगे कि कंट्री जैसे अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो अभी वुमेन की एज जो शादी की है वो कितनी है बताओ, वो बढ़ा दी गई है। तो धीरे धीरे पहले क्या है, बच्चा शुरुआत में अगर हम भारत की बात करते हैं, लड़की 14-15 साल की हुई शादी कर दो और 14-15-16 साल की लड़कियों के बच्चे हो जाते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैरिज एज है वो भी बढ़ गई लड़कियों की, तो यहाँ पर अब और लेट बच्चे होंगे और थोड़े कम बच्चे होंगे। अर्बन लिविंग, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। इस वजह से स्टेज थ्री में क्या देखोगे आप, स्टेज थ्री में जो बर्थ रेट है वो फॉल यहाँ पे कर जाएगा, डेथ रेट तो यहाँ ही हमारा फॉल कर चुका था, यहाँ और कम कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी जो जिस तेजी से स्टेज टू में बढ़ रही थी उस तेजी से स्टेज थ्री में नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखना ये पेपर में पूछा जाता है, स्टेज टू स्टेज थ्री, ये एडीक्यूटी ने पूछा है तो आपको एक एक स्टेज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में कंट्री प्रवेश करती है, वो स्टेज आती है स्टेज फोर। अब यहाँ पर फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगा, अब लोग मॉडर्न हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, यहाँ पर बर्थ रेट भी कम मिलेगा, डेथ रेट भी यहाँ पर कम मिलेगा। अब देखो पॉपुलेशन तो हाई हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है क्योंकि आप इसे इन स्टेजेस से गुजर के आ रहे हो, लेकिन अब पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। आपको
जो पॉपुलेशन साइज है लार्ज है लेकिन कांस्टेंट है, वो स्टेज 4 में देखने को मिलेगा। डाइवर्स जॉब, मॉडर्न सिटी डेवलप होंगी, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वलिटी, ये सब कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा जब कंट्री स्टेज 4 में यहाँ पर एंटर करेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टेज 5 की, स्टेज 5 में आपको डेक्लाइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा स्टेज 5 में कि जो आपका यहाँ पर बर्थ रेट है वो यहाँ पर फॉल बिलो द डेथ रेट, मतलब लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी और लोगों का जो जन्म होगा वो कम होगा। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बर्थ रेट है वो कम होगा और जो डेथ रेट है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, ठीक है, जो एक्चुअल में देखो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन करेगी लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब इस बात को आप नहीं समझे होंगे क्योंकि देखो पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। 100 सपोज यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 100 लोग हैं, ठीक है। अभी 100 लोग से यहाँ पर पॉपुलेशन, पहले हो सकता है कि एक इंसान 3 बच्चे पैदा कर रहा था, अब यहाँ पर हो सकता है कि एक इंसान एक ही बच्चा पैदा कर रहा है, 2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो यहाँ पर ये कितने बच्चे होंगे, 200 होंगे। इसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए थे, 300 होने चाहिए थे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो कम हो जाएगा लेकिन पॉपुलेशन ओवरऑल यहाँ पे बढ़ेगी। और यहाँ पर एक और चीज देखा जाता है कि इस स्टेज में जो एजिंग पॉपुलेशन होती है वो बढ़ती है एज कंपेयर टू जो यूथ होता है वो कम होता है। टोटल पॉपुलेशन पीक्स एंड स्टार्ट टू नेगेटिव ग्रोथ। अब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का पीक आ जाता है और धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगती है, जैसे कि वेरी लो फर्टिलिटी, स्मॉलर फैमिलीज, एजिंग सोसाइटी, पोटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये सब स्टेज 5 में। तो ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। कुछ खास नहीं है, बस आपको इतना समझना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वीडियो को, लेक्चर को यहाँ पे पॉज करो और ये सब नोट डाउन कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थ रेट, कि आपका बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, यहाँ से बहुत सिंपल से सवाल आते हैं। तो देखो बर्थ रेट होता है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ गिवन टाइम पीरियड। किसी निश्चित समय अवधि या विशेष वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। सपोज 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उसमें से 900 बच्चे ही सरवाइव कर पाए, तो वो होता है बर्थ रेट। ये बात आपको पता होना चाहिए। पेपर में दे देगा स्टेटमेंट बना के कि 100 बच्चे, लेकिन 100 पे ये डेटा नहीं होता, ये डेटा होता है 1000 बच्चों पर। एक चीज ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, 1000 लोगों में कितने बच्चे सरवाइव कर पाए इन अ गिवन टाइम पीरियड, कितने लोग, नंबर ऑफ बेबीज कितने जीवित रह पाए उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर ईयर में, क्या होता है हमारा बर्थ रेट होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डेथ रेट या मोर्टिलिटी रेट की तरफ। देखो डेथ रेट या क्रूड डेथ रेट इज अ मेजर्ड एज द नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी एक साल में नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन में से कितने लोगों की डेथ हो रही है उसको हम बोलते हैं डेथ रेट या मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आया। डेथ रेट हेल्प ट्रैक द हेल्थ एंड मोर्टिलिटी ट्रेंड इन द रीजन। किसी रीजन में हेल्थ और मोर्टिलिटी ट्रेंड क्या है, डेथ रेट उसको ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ रिड्यूस मोर्टिलिटी रेट। ऑब्वियसली बात है, अगर आप न्यूट्रिशन में और पब्लिक हेल्थ में इंप्रूवमेशन करोगे तो डेथ रेट ऑलरेडी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और ये स्टेटमेंट बना के एसएससी ने, एडीक्यूटी ने पूछा है, ठीक है। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सैनिटेशन लेड टू द डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1921-1951। अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कैसे 1911 से लेकर 1921 तक नेगेटिव ग्रोथ रेट होती है, लेकिन 1921 को हम द ग्रेट डिवाइड ईयर बोलते हैं। और यहाँ से जो डिक्लाइन होता है डेथ रेट में, लोगों का जो मृत्यु दर होती है वो कम होती है। और क्योंकि यहाँ पर भारत हेल्थ में इंप्रूवमेंट करता है, सैनिटेशन में करता है, अभी वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पेपर में पूछा गया है कि जो बर्थ रेट होता है या डेथ रेट होता है वो ऐसे नहीं है कि कितने करोड़ लोग मर गए, कैसे किसी भी देश, मतलब हमारे भारत की अगर हम बात करें तो इस तरह से नहीं निकाला जाता कि हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं ना कि भाई 130 करोड़ जनता है, 2025 में कितने लोग मरे,
2026 में, ये इसके अकॉर्डिंग बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं निकाला जाता। बर्थ रेट और डेथ रेट निकाला जाता है कि 1000 लोगों पॉपुलेशन में से कितने लोगों की मृत्यु हुई, या 1000 लोगों में से, बच्चों में से कितने बच्चों ने सर्वाइव किया, वो हमारा क्या होगा, बर्थ रेट होगा। तो ये जो डेटा होता है एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं होता है, ये 1000 पॉपुलेशन पे होता है, ये रिलेटिव रेट्स में होता है। ठीक है, तो ये समझने की थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करना। अब पेपर में पूछा गया है नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, तो समझ लेते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है। नेचुरल ग्रोथ रेट होता है द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो डिफरेंस है, कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोगों की डेथ हुई, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट या प्राकृतिक वृद्धि दर। अब ये नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव रहता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। अब जैसे देखो, पॉपुलेशन कब बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, अगर लोगों का जन्म ज़्यादा हो रहा है और लोगों की मृत्यु कम हो रही है, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी, तो भैया पॉपुलेशन डिक्रीज जब होगी जब डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी। और पॉपुलेशन ग्रोथ, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कब आएगा, जिसको हम स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, तो वो आता है व्हेन बोथ आर इक्वल, बर्थ रेट भी बराबर है, जितने लोग जन्म हो रहे हैं उतने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ या स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, हाई बर्थ रेट, डिक्लाइनिंग डेथ रेट। कहने का मतलब है कि जो भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है ना, बच्चों का जन्म ज़्यादा हो रहा है और लोगों की डेथ कम हो रही है, जिसकी वजह से भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसका मेजर कारण यही है। अगर आपसे मेजर रीजन पूछा जाए कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मेजर रीजन है वो क्या है, तो हाई बर्थ रेट और डेक्लाइनिंग डेथ रेट, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कुछ आपके पॉपुलेशन कंसेप्ट हैं। ठीक है, डेमोग्राफी के अंदर ही हम ये सब पढ़ रहे हैं। एनुअल ग्रोथ रेट, वार्षिक वृद्धि दर। अब देखो एनुअल ग्रोथ रेट से ही समझ में आ रहा है, यह जनसंख्या परिवर्तन की गति को मापता है, जो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। एनुअल ग्रोथ रेट, एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी या कितनी कम हुई, कितनी ग्रोथ हुई, डेक्लाइन हुई या इन बढ़ी, उस पे बात नहीं कर रहे, ग्रोथ कितनी हुई, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो कहलाता है एनुअल ग्रोथ रेट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट के बारे में, फर्टिलिटी रेट हमारा क्या होता है, फर्टिलिटी रेट होता है प्रजनन दर। प्रजनन दर आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हो, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द एज ऑफ 15 to 49। कहने का मतलब है जो वुमेन 15 से लेके 49 साल की जिनकी एज है, ऐसी 1000 महिलाएं कितने बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम में, या जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, वो कहलाता है आपका फर्टिलिटी रेट। कि जो महिलाएं एज कैटेगरी आती हैं 15 से 49 के बीच में, 1000 महिलाएं कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, वो क्या कहलाता है, फर्टिलिटी रेट। और ये फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट का है, तो ये सबसे ज़्यादा बिहार का है, तो ये भी पता होना चाहिए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ कि अगर डेथ रेट और बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ये चीज़ अभी भी मैंने आपको बताई है। अब हम थोड़ा सा माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। देखो माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का एक रीजन से, एक टेरिटरी से इधर जाना। जैसे अगर आप अलीगढ़, आप यूपी से हो तो किसी और स्टेट में जा रहे हो, आप किसी और स्टेट से हो तो किसी और स्टेट में जा रहे हो, डिफरेंट रीजन होते हैं। मेन रीजन होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें दो फैक्टर से सवाल पूछा गया था, एक होता है आपका पुश फैक्टर और एक होता है आपका पुल फैक्टर। तो ये पुश फैक्टर क्या होता है, ये पुल फैक्टर क्या होता है, वो हम यहाँ पे समझते हैं। कंडीशन डेट फोर्स पीपल टू लीव देयर प्लेस। पुल फैक्टर का मतलब होता है धक्का दे रही है, मतलब एक ऐसी कंडीशन है जो तुम्हें धक्का दे रही है, भाई जा यहाँ से, जा भाई यहाँ से जा, पुल कर रही हैं तुम्हें। अब वो क्या हो सकती है कंडीशन, जैसे भाई गरीबी हो सकती है, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ पर हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट ना हो सकता है आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आते हो सकता है कि लड़ाई हो गई, वॉर हो गया, तो आपको वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। तो ये होते हैं पुश फैक्टर। सॉरी मैंने पुल बोल दिया था ना, पुल नहीं,
पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब होता है खींचना, ठीक है, सॉरी। तो ये है हमारे पुश फैक्टर, मतलब वो तुम्हें धक्का दे रहा है। अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं पुल फैक्टर के बारे में कि पुल फैक्टर क्या होते हैं, कंडीशन डेट अट्रैक्ट पीपल टू मूव टू अ न्यू प्लेस। पुल फैक्टर का मतलब है कोई चीज है जो तुम्हें खींच रही है, भाई चले आ, भाई चला, जहां तू रह रहा है चला, वहां तुझे 10,000 मिल रहा है, तू यहाँ आ जाएगा तुझे 20,000 मिलेगा। तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, एक पुल फैक्टर है। एजुकेशन फैसिलिटी, अब हो सकता है कि इंसान को किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, गाँव में रह रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसके बच्चों का वहाँ पर एजुकेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसे शहर जाना पड़ेगा, तो वो गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं अपने बच्चों के लिए गांव छोड़ के शहर में एजुकेशन के लिए, ठीक है। हो सकता है कि हेल्थ केयर की वजह से चले जाते हों, हो सकता है बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। तो पुल फैक्टर, ये सभी पुल फैक्टर हो सकते हैं। अब कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू अर्बन ग्रोथ इन इंडिया। जो आज आप शहरी विकास, जो शहर में विकास होता है, जो शहरी क्षेत्रों का जो विकास है, अगर वो देखोगे तो जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रहा है एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। भारत में शहरी विकास में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला प्रवास एक प्रमुख योगदान करता है। अब लोग रूरल से अर्बन एरियाज में जाते हैं, अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है, लेबर की ज़रूरत है, ठीक है, और लोगों की ज़रूरत है, तो वो कौन काम कर रहा है यहाँ पर, जो रूरल से आए हुए लोग हैं, जो माइग्रेट किए हैं, वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो अर्बन में जो ग्रोथ होती है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होता है माइग्रेशन का, जो लोग गांव से शहर जाते हैं, ठीक है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन फैसिलिटीज इन सिटीज अट्रैक्ट माइग्रेंट। ऑब्वियसली बात है, जो बेटर जॉब फैसिलिटी हैं, जो सिटी में फैसिलिटीज होती हैं, और ये सारी चीज़ें, जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, एजुकेशन फैसिलिटी हैं, ये सब अट्रैक्ट करती हैं, माइग्रेशन का एक मेजर इम्पैक्ट डालती हैं। सॉइल एंड मिनरल फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल और जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने देखा होगा किसी स्टेट में बहुत कम लोग हैं, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि जिस स्टेट में ज़्यादा लोग हैं वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी, वहाँ पर फसल बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर मिनरल्स वगैरह बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सॉइल एंड मिनरल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट करता है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पता है सॉइल बहुत अच्छी है, यहाँ आपको पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी अब बात आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेंसस की तरफ। सेंसस भी देखो, सेंसस में क्या है, लोगों के बारे में जानना है, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है, और पॉपुलेशन स्टडी को ही हम डेमोग्राफी बोलते हैं, तो सेंसस भी हम डेमोग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। सेंसस बेसिकली स्टडी ऑफ, सेंसस में क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, और पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सेंसस के बारे में। पहले इंडियन सेंसस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर हमारा मेजर हम इम्पोर्टेंट जो डेप्थ में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेंसस 2011 को, ठीक है। देखो, पहला अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 1872 में, ठीक है। और उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बोलोगे भैया उस टाइम पर गवर्नर जनरल था लॉर्ड मायो, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद तो गवर्नर जनरल रहा ही नहीं था ना, कौन हो गया था, वाइस रॉय। तो ये बताओ उस वक्त वाइस रॉय कौन था, तो वाइस रॉय था लॉर्ड मायो। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसको हम फर्स्ट अनऑर्गेनाइज्ड क्यों बोलते हैं, या तो अनऑर्गेनाइज्ड पेपर में देगा, या आपको नॉन सिंक्रोनस देगा पेपर में, नॉन सिंक्रोनस दे सकता है, या हो सकता है पेपर में आपको नॉन यूनिफॉर्म दे दे। कि जो हमारा पहला सेंसस हुआ था ना, जो 1872 में, वो पहला अनऑर्गेनाइज्ड था, नॉन सिंक्रोनस था, नॉन यूनिफॉर्म था। भैया कहना क्या चाहते हो, कहने का मतलब ये है, नॉन सिंक्रोनस का मतलब सबसे पहले इतना समझो कि जो डेटा कलेक्ट किया था डिफरेंट रीजन से, वो एक टाइम पे नहीं किया था, अलग अलग टाइम पे जो डेटा कलेक्ट किया गया था, और उनमें बहुत टाइम डिफरेंस था, ठीक है। तो पहली बात तो ये नॉन सिंक्रोनस था, नॉन यूनिफॉर्म था। इस साल तुमने यहाँ का डेटा कंसीडर कर लिया, अगली साल तुमने दूसरी जगह का डेटा कंसीडर कर लिया। अब भाई तुम सेम टाइम पर डेटा कंसीडर करो ना सब जगह का, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नहीं था। साथ ही में जो बहुत सारे एरिया थे जो कवर ही नहीं थे,
मतलब पूरे भारत में बहुत सारे एरिया ऐसे बच गए थे जो इस सेंसस में कवर नहीं किए गए थे। कहने का मतलब जो डेटा है वो इनकम्प्लीट था, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पहला जो ऑर्गेनाइज्ड सेंसस हुआ, यूनिफॉर्म सेंसस हुआ या सिंक्रोनस सेंसस हुआ, वो होता है 1881 में। और उस वक्त जो आपके वाइस रॉय थे वो थे यहाँ पर लॉर्ड रिपन। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और जो कमिश्नर थे वो थे WC प्लॉयडेन, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर होता है पहला कंप्लीट सेंसस। पहली बात तो पहला कंप्लीट सेंसस होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब जो डेटा इकट्ठा किया गया पूरे भारतवर्ष में एक समय पर ही पूरा डेटा कलेक्ट किया गया। ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन इसमें कवर्ड होती है। और इसी के बाद से 1881 के बाद से ही सेंसस हर साल हर 10 साल में एक बार होना तय हुआ कि भैया हर 10 साल में एक बार यहाँ पर सेंसस कराया जाएगा। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का वो पहला कौन सा शहर था जिसका कंप्लीट सेंसस किया गया था सबसे पहले, तो वो था ढाका, जो कि आज के समय में बांग्लादेश में, ऑब्वियस है उस वक्त इंडिया में था, ठीक है। तो वो कौन सा शहर है? ढाका, ध्यान रखना, ठीक है। 1830 में इसका सेंसस हुआ था, पहला शहर था जिसका सेंसस किया गया था। और ये किसने कराया था? हेनरी वॉल्टर ने कराया था, ये बात भी ध्यान रखना। फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी हेनरी वॉल्टर को बोला जाता है, ठीक है। ये इन्होंने 1830 में ये भी सेंसस कराया था। साथ ही में अभी ये जो 1881 का सेंसस है ये भी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया था सिस्टमेटिक तरीके से। सिंक्रोनस जो सेंसस है 1881 का, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला सेंसस है 1951 में होता है। क्योंकि देखो सेंसस होना स्टार्ट 1881 से यहाँ से हो गए थे, हर 10 साल बाद सेंसस होते थे, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया था। अगर हम स्वतंत्र भारत का पहले सेंसस की बात करते हैं तो ये कौन सा सेंसस, पहला सेंसस कौन सा था? 1951 में था। अभी तक अगर पूछा जाए कितने सेंसस हो चुके हैं तो 7 सेंसस हो चुके हैं, हर 10 साल बाद एक सेंसस होता है, ठीक है। 1921 में सेंसस, वो सॉरी 2021 में सेंसस होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड नहीं हुआ है, तो अभी सेंसस का प्रोसेस यहाँ पे चालू है। द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, ये मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो सेंसस हो रहा है, सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल 1990 एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेंसस कराने के लिए। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ फेज के बारे में बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो देखो हम यहाँ पर फेज 1 से देखेंगे 1901 से लेके 1921 तक। यहाँ पे क्या था? पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर या गतिहीन अवस्था का काल था। यहाँ पर जो भारत की पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ी है। और आपको पता होगा ये जो 1911 से 1921 वाला टाइम था, ये तो यहाँ पर जो भारत की पॉपुलेशन है वो नेगेटिव में चली जाती है। ये पेपर में पूछा भी जाता है कि किस टाइम पीरियड में भारत की पॉपुलेशन नेगेटिव में गई थी। तो 1911 से लेकर 1921 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो -0.31% थी। और ये किसकी वजह से था? फेमाइन और एपिडेमिक्स जैसे कि इन्फ्लुएंजा, इनकी वजह से ये पॉपुलेशन नेगेटिव में ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1901 से लेके 1921 तक का अगर हम पूरा टाइम पीरियड देखते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन या तो पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट बोलेंगे या एक स्टेशनरी फेज देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर हम फेज सेकंड की बात करें 1921 से 1951 की अगर हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। इस फेज में आकर इंडिया की जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और इसको 1921 को हम इसलिए ग्रेट डिवाइड ईयर भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेक्लाइंड। यहाँ पर देखो ये आपका 1921 तक पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ नहीं रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो यहाँ पर बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेज थर्ड की
1951 से लेके 1981, ये फेज थर्ड में इंक्लूड होता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन है भारत की वो एकदम रैपिडली बढ़ता है। फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब एक साथ पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ता है। यहाँ पर जो डेथ रेट है उसमें गिरावट देखने को मिलती है, और जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फर्टिलिटी रेट बताया कि अगर 1000 वुमेन है, अगर उनकी एज 15 से लेकर 49 के बीच में है, तो 1000 वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, उस रेट को, उस दर को हम फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं विस्फोट का चरण, जनसंख्या विस्फोट का चरण। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट और प्रजनन दर बहुत अधिक हो जाती है, जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिलता है। माइनर डिवाइड ईयर, स्टार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कौन सा है आपका? 1951। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद फेज 4 आता है यहाँ पर 1981 से लेके अभी तक का। अभी हम देखो मैं आपको स्टेजेस पढ़ा के आया था, जो डेमोग्राफी की स्टेजेस होती हैं, तो ये पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज थी, ये तीसरी स्टेज थी। अभी हम स्टेज 4 में हैं, जहाँ पर फेज ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ, ग्रोथ रेट तो कम हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ रेट तो कम हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इस चीज़ को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भैया पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रहा है। मतलब वही है, जैसे सपोज अभी हम मान लेते हैं 130 करोड़ भारतवासी हैं। अब देखो ये पहले जब हमारा यहाँ पर अभी देखेंगे 1951 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उस वक्त जनसंख्या लगभग 36 करोड़ के समथिंग थी। तो उस वक्त लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे, उस वक्त जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी। ऐसे समझो कि अब यहाँ पर एक इंसान, अगर ये कोई पर्सन है, वो 3 बच्चे को जन्म दे रहा था, अब यहाँ पर ग्रोथ रेट कम हो गई है क्योंकि यहाँ जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा होने पर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है क्योंकि उसका रेशियो ज़्यादा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन उसका दर है, जो ग्रोथ रेट है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब उस रेट से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। और ध्यान रखना, ये जो सेंसस कराती है उसकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं थोड़े, अभी हम सेंसस 2011 पढ़ें, उससे पहले ये 3 सेंसस पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ना है, फिर सेंसस 2011 को डिटेल में याद स्टार्ट करेंगे। सेंसस 1951, सेंसस 1961 और सेंसस 2001, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंसस 1951 की बात करते हैं तो ये हमारे स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना थी, ये बात पता रखना। इसमें अगर आपसे पॉपुलेशन पूछी जाए, टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या आपसे पूछी जाए, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या थी जैसे मैंने बताया 36.1 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर अगर ग्रोथ रेट देखते हैं, डेकेडल ग्रोथ रेट मतलब डेकेडल ग्रोथ रेट को बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर जो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 1941 से लेकर 1951 तक, वो हुई थी 13.31%। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो का, सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो होता है लिंग अनुपात। अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 946 फीमेल थी, कितने मेल पर? 1000 मेल पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेक्स रेशियो था 1951 में। लिटरेसी रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, लिटरेसी रेट जब भारत आज़ाद हुआ क्या था? 18.33% था, जिसमें मेल का 27.16% था और फीमेल का 8.86% था। और ये देश आज़ाद होने के बाद पहला सेंसस था, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उस वक्त भारत का जो डेंसिटी है वो 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था। ये चीज़ भी ध्यान रखना, मतलब ये डेंसिटी क्या होता है कि यहाँ से आप 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, मतलब ये जो 1 किलोमीटर वाला एरिया है, यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा यहाँ पर डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल पॉपुलेशन
को आप टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे, आपकी क्या निकल आएगी यहाँ पे, डेंसिटी यहाँ पे निकल आएगी। तो ये हो गया 1951 का सेंसस। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, सेंसस 1961 देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जम्मू कश्मीर को पहली बार सेंसस में इंक्लूड किया गया था। ये जो 1961 का जो सेंसस हुआ था, इसमें यहाँ के अकॉर्डिंग, इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन थी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये थी 43.92 करोड़, ये पॉपुलेशन भी ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो सेक्स रेशियो था, लिंग अनुपात था, तो अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये था 941, मतलब 1000 मेल पर 941 फीमेल। वहीं पर अगर हम लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो था 24.02%। साथ ही में यहाँ पर लैंग्वेज भी रिकॉर्ड की गई थी, तो टोटल भारत में 1652 मदर टंग रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक यहाँ पर आप बोल सकते हो एक स्कीम, इसका स्पेल का मतलब है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज। उसने ये बोला था कि 117 लैंग्वेज इसमें कैसी हैं, इंडेंजर्ड हैं। ये स्पेल की यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिख, पूरा फुल फॉर्म लिख लो, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, इंडेंजर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, बस इतना, ठीक है। अभी देखो 2011 से पहले 2001 में हुआ था, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी 2001 की भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर थी 102.87 करोड़, ये टोटल पॉपुलेशन ध्यान रखना। जो डेकेडल ग्रोथ रेट हुआ था, जो वृद्धि हुई थी, डेकेडल ग्रोथ रेट, अगर वो आपसे पूछा जाए तो वो था 21.54%, ये भी पता होना चाहिए। अगर सेक्स रेशियो का बात की जाए तो सेक्स रेशियो जो आपका यहाँ पर सेक्स रेशियो था वो था 933 फीमेल पर 1000 मेल। देख रहे हो यहाँ पर जो आपका सेक्स रेशियो था वो कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल थी वो यहाँ पर कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर और अगर हम देखा जाए और क्या था, लिटरेसी रेट अगर हम देखें, देखो सेक्स रेशियो यहाँ लिखा भी है, अगर 1991 के अकॉर्डिंग बढ़ी थी, ठीक है, लेकिन अगर हम शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम हुआ था। 1991 में यहाँ पर 927 था, ठीक है, और 2001 में 933 हो जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपसे 1991 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो क्या था वो पूछा जाए तो 927 था, बस इतना ध्यान रखो। 2001 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 933 था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। और यहाँ पर आपने सेक्स रेशियो देख लिया, टोटल पॉपुलेशन देख लिया, और क्या रह गया यहाँ पर, डेकेडल ग्रोथ रेट देख लिया, लिटरेसी रेट। अगर हम 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग साक्षरता दर देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट था 64.83%, ये भी ध्यान रखना। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे तो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 325 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थे सेंसस जो हमारे 2011 से के अलावा जो सेंसस इंपॉर्टेंट है। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 61 से आपसे इतने सवाल ना पूछे। अब हम मूव करते हैं हमारा मेन जो सेंसस है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सेंसस 2011 की तरफ। तो अब आप यहाँ पर हेडिंग डाल लो, सेंसस 2011, जनगणना 2011। आप सभी को पता है, अगर हम डेमोग्राफी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सेंसस 2011 या जनगणना 2011। देखो, ये हम पढ़ के आए हैं कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोला जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डेमोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है।
और जो स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की वो हम सेंसस के थ्रू करते हैं, जनगणना के थ्रू करते हैं। तो सेंसस एक मेथड है, हर 10 साल बाद किया जाता है। तो 2011 में लास्ट टाइम किया गया था, अभी 2011 के बाद 21 में होना था, तो कोविड की वजह से नहीं हुआ, डिले हो गया। अभी तक जो होना था उसका अभी कोई डेटा नहीं है, वो प्रोसेस में चल रहा है, उसमें अभी आप देख रहे हो कि काम चल रहा है। तो उसका डेटा आएगा तो फिर वो आपको लेटेस्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2011 के कंपैरिजन में। लेकिन 2026 के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए 2011 वाला जो जनगणना है वही इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी होता है। अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये बात भी आप लोग यहाँ ध्यान रखना। अच्छा, एक थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। थॉमस माल्थस थ्योरी, ये एडीक्यूटी ने पूछा था कि भैया बता दो थॉमस माल्थस साहब ने क्या कहा था, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दिया था। तो उन्होंने बोला था कि भाई देखो, जो पॉपुलेशन है ना वो ज्योमेट्रिक इंक्रीज हो रही है। ज्योमेट्रिक समझते हो? अगर आप देखो मैथ में आप दो चीज़ पढ़ते हो, एक जीपी पढ़ते हो, एक एपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है कि वो डबल होती जाती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो दो दो का गुणा हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, जीपी है। जीपी में आपको एक मल्टीपल नंबर से क्या हो, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता जाता है। वहीं पर एपी में सिर्फ डिफरेंस आता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो जो ये थॉमस माल्थस साहब हैं ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रही है वो तो जीपी से बढ़ रही है, कि पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 32 हो गई। इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जो यहाँ पर जो फूड सप्लाई है, जो फूड बढ़ रहा है, फूड इंक्रीज हो रहा है, वो ऐसे बढ़ रहा है कि पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। तो ये क्या क्रिएट कर देगा, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है ज्योमेट्रिकली और अर्थमेटिकली यहाँ पर फूड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या क्रिएट कर देगा, ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। अब अगर इसको रोका नहीं गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें अकाल देखने को मिलेगा, हमें बीमारियां देखने को मिलेंगी, हमें वॉर देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिसीजेस देखो, कोविड आया था 2021 में, कितना खतरनाक तरीके से आया है। ठीक है, आज वॉर देखो, वॉर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें इंक्रीज होंगी, जैसे विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम ये चीज़ें और बढ़ेंगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो 2011 पॉपुलेशन की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन थी। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपसे बिलियन में पूछा जाए तो 1.21 बिलियन थी। ठीक है, अगर आपसे मिलियन में पूछा जाए तो 121 मिलियन थी, और अगर करोड़ में पूछा जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या थी। अच्छा ये बताओ, जब भारत आज़ाद हुआ था तब कितनी जनसंख्या थी, तो तब थी 36.1 करोड़ 1951 में। 1951 से 2011 आते आते कितनी जनसंख्या हो जाती है, ये 121 करोड़ हो जाती है। और जिसमें कि अगर हम पुरुष की देखते हैं कि मेल कितने हैं, तो मेल की बात करें तो 62.3 करोड़ मेल थी। और वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं हैं 58.6 करोड़। ये भी आपको यहाँ पे डेटा याद होना चाहिए, नंबर्स में पेपर में पूछा जाता है। देखो जो इजी सवाल थे वो पूछ चुका है, टीसीएस भी पूछ चुका है, एडीक्यूटी ने भी पूछ लिए हैं। अब वो थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछेंगे, थोड़ा सा हार्ड सवाल पूछेंगे। तो हो सकता है हार्ड सवाल नंबर्स पे, देखो नंबर्स पे इजी सवाल भी बना दो, हार्ड लगने लगता है। अब तुम डेटा पूछ लो, डेटा बच्चे को कहाँ याद रहता है, सिर्फ सेंसस थोड़ी नहीं पढ़ोगे आप स्टैटिक जीके में इतना कंटेंट पढ़ रहे हो, फिर आपको 8 सब्जेक्ट और पढ़ रहे हैं। तो आपको अभी हो सकता है इजी लग रहा है, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जब पेपर में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर वहीं पर बात किया जाए कि भारत कितनी जनसंख्या, तो टोटल दुनिया की भारत में कितने परसेंट जनसंख्या है, तो 17.5। जितना दुनिया में लोग हैं उसके 17.5% लोग अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। वो डेटा बढ़ के और ज़्यादा हो गया होगा, अभी जब न्यू सेंसस की जो रिपोर्ट आएगी तब आपको यहाँ पे पता चलेगा। अगर हम पॉपुलेशन में रैंकिंग देखते हैं
कि हमारा जो रैंकिंग है वो क्या है। तो जब 2011 का सेंसस हुआ था, जब इंडिया हमारा दूसरे नंबर पे था पॉपुलेशन में, पहले नंबर पे चाइना था, ये पता होना चाहिए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं, अभी सेंसस तो ऑफिशियली नहीं हुआ लेकिन और भी रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी माने तो अभी पॉपुलेशन में सबसे आगे भारत है। सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में रहती है। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर एज डेमोग्राफिक्स के बारे में समझते हैं, आयु जनसंख्यायिकी के बारे में समझते हैं। अगर हम यहाँ पर सॉरी जुवेनाइल की बात करें, एडीक्यूटी ने भी पूछा था कि कितने जुवेनाइल हैं जो भारत में रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जुवेनाइल का मतलब होता है बाल जनसंख्या, और बाल जनसंख्या जो काउंट होती है, ध्यान रखना एज भी पूछ सकता है आपसे, 0 से 14 साल के अगर कोई बच्चा है तो उसको बाल जनसंख्या में काउंट किया जाएगा। और ये जो भारत का जो परसेंटेज था टोटल पॉपुलेशन में बच्चों का 29.33% था जब सेंसस 2011 हुआ था। ये पूरा सेंसस 2011 का डेटा है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद एडोलसेंस की अगर यहाँ पे देखते हैं, जो किशोर अगर हम देखते हैं तो ये थे 10 से 19 साल की एज के जो लोग होते हैं उनको एडोलसेंट्स बोलते हैं। इन्होंने वन बाई फिफ्थ यहाँ पर शेयर किया था पॉपुलेशन में, मतलब कि 20% जो आपके किशोर हैं वो टोटल जनसंख्या के 20% हैं, ये ध्यान रखना। और अगर हम यहाँ पर एज ग्रुप देखते हैं 15 से 59 वर्ष के लोग कितने हैं, जो कि लार्जेस्ट सेक्शन था, हाईएस्ट सेक्शन था, तो ये लगभग 60% थे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और देखो अगर हम बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की, तो ये वाले जो रीजन देख रहे हो ना आप, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये जो 5 स्टेट हैं, बताओ कौन कौन सी स्टेट है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इन 5 स्टेट में रहती है। कमेंट करके बताओ ये कौन कौन सी स्टेट हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं इंडियाज स्टेट वाइज पॉपुलेशन के बारे में। देखो अगर हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पॉपुलेशन है, ध्यान रखना ये डेटा पूछा था एडीक्यूटी ने, ये यूपी का नहीं पूछा था, बिहार का पूछा था। एक कि भैया सीजीएल में स्टेटमेंट में सवाल पूछा था कि बिहार के स्टेटमेंट दे रखा था कि बिहार में 10 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं था 10.40 लेकिन मोर देन 10 करोड़ ऐसे करके स्टेटमेंट दे रखा था, सीजीएल में एडीक्यूटी ने पूछा था। तो अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई बिहार का पूछ सकता है। देखो पहले नंबर पर अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी में है, दूसरे नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र में है, तीसरे नंबर पर बिहार में है, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल में है और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश में है। तो आपको यूपी और महाराष्ट्र की भी तो जनसंख्या पूछ सकता है, दे सकता है कि मोर देन 11 करोड़ महाराष्ट्र में है, तो हाँ आपको लगेगा कि हाँ ये सही कह रहा है, ठीक है। और अप्रॉक्स 20 करोड़ पॉपुलेशन कहाँ पर है, यूपी में है। अब देखो मैंने ये 5 स्टेट क्यों दिए हैं, आप जब पेपर एनालिसिस करोगे, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एडीक्यूटी का पैटर्न एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी टीसीएस का जब लास्ट ईयर पढ़ाया था तो टीसीएस के 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस किया था। पता सवाल कैसे बनेगा, आपसे पूछ लेगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन बताओ किस स्टेट में, और उसमें यूपी ऑप्शन ही नहीं देगा। एक हो सकता है कि उसमें वेस्ट बंगाल ऑप्शन दे देगा और 4 अलग से दे देगा, और वो पूछेगा कि इनमें से हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी है, कौन सा स्टेट में है। तो कहने का मतलब आपको टॉप 5 हाईएस्ट पता होने चाहिए कि हाँ भाई टॉप 5 हमारे ये हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी है, याद यार इतना इसको रटना नहीं है, ऑब्वियस बात है यूपी है। उसके बाद महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, सब लोग वहाँ माइग्रेशन में माइग्रेट भी करते हैं, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में होगा। फिर आपको पता है कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो फिर बिहार है, बिहार से वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, और फिर मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश में है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे यही वो 5 स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये परसेंट भी याद रखना, भारत की 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। और अगर हम नंबर्स में बात करें तो 19.98 करोड़ लोग रहते हैं,
महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 11.23 करोड़ रहते हैं और ये सेकंड नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पे आता है बिहार, 10.40 करोड़ रहते हैं। वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश ये 5वें नंबर पे आता है। टॉप हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें स्टेट वाइज। सबसे कम की बात करते हैं कि सबसे कम कहाँ पर रहते हैं, तो सबसे कम रहते हैं सिक्किम में। सबसे कम जो पॉपुलेशन है कहाँ पर रहती है, सिक्किम में रहती है। उसके बाद सिक्किम से थोड़ा सा ज़्यादा मिजोरम में है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा गोवा में है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा नागालैंड में। ये यहाँ पर ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि सबसे लोएस्ट सिक्किम में है, सबसे कम सिक्किम, ठीक है, आप ऐसे याद यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो सर्वाधिक अगर देखा जाए पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो दिल्ली में है, और अगर लोएस्ट पॉपुलेशन देखोगे तो लक्षद्वीप में है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपसे यूटी पूछा जाए कि भाई सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किस यूटी में है, तो दिल्ली में है, और सबसे कम पॉपुलेशन पूछी जाए तो लक्षद्वीप में है। तो ये हमारे स्टेट हो गए, ये हमारे यूटी हो गए। अगर हम शहर की बात करते हैं तो शहर में लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखा जाए तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए कि किस शहर में सबसे कम लोग रहते हैं, तो पंजाब का एक शहर है कपूरथला, यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए, ये सब पूछा जाता है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, कौन से यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, कौन से ज़िला में रहते हैं। अगर हम जिला की बात किया जाए, ये इतना सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया है कि आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। अभी हम पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, पहले हमने पॉपुलेशन का फैक्ट देखे, अभी हम लोएस्ट हाईएस्ट देख रहे हैं। आपको पूरा पॉपुलेशन एक सीक्वेंस में मिलेगा। पूरा पॉपुलेशन हमने इस तरह से अरेंज किया है कि आपको सेंसस 2011 बहुत इजी लगने लगेगा। ये अगर आप खुद नोट्स बना रहे हो या अगर आप पीडीएफ ग्रुप में हो, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि सेंसस में क्या है कि आपको इधर उधर चीज़ें बहुत पढ़ने को मिलती थी जिससे कि कन्फ्यूजन होता था। अब यहाँ आपको सब एक चीज़ सीक्वेंस में मिलेगा। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट पॉपुलेशन की, किस जिला में लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, तो ये है ठाणे, महाराष्ट्र में है ये। उसके बाद सबसे कम अगर पॉपुलेशन की बात करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, पॉपुलेशन की ही बात कर रहे हैं, तो भारत में पूछा जाता है कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है, 16.6% है। और अगर हम नंबर्स में देखें तो अप्रॉक्स 20 करोड़। तो भारत में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कितनी है, 16.6% है, अप्रॉक्स 20 करोड़ है। सॉरी। उसके बाद अगर हम देखते हैं हाईएस्ट इन नंबर कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगर हम यहाँ पर देखते हैं हाईएस्ट परसेंट, देखो उत्तर प्रदेश ये यहाँ पर नंबर्स में ज़्यादा रहते हैं। अगर हम परसेंट में देखें कि परसेंट में कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो ये पंजाब में रहते हैं। 31.9% लोग पंजाब में एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं हाईएस्ट इन यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो वो है आपका दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 8.6% लोग थे। अगर हम नंबर्स में बात करें, लगभग 10 करोड़ अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले लोग रहते हैं। अगर हम बात करें हाईएस्ट इन नंबर्स, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं एसटी कैटेगरी के लोग, मध्य प्रदेश में। और अगर हम हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें, तो ये है लक्षद्वीप में, लगभग 94.8%। उसके बाद एक डेटा याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ये वो राज्य हैं या यूटी है आपके जहाँ पर कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं रिकॉर्ड की गई थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। ये भी यहाँ से भी सवाल बनता है। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, शहरी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, तो लगभग 31.16% लोग शहर में रहते हैं। अगर हम देखा जाए मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट पूछा जाए आपसे, तो गोवा है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद मिजोरम,
ठीक है। लीस्ट अर्बनाइज्ड पूछा जाए आपसे तो सबसे लीस्ट अर्बनाइज्ड कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रूरल पॉपुलेशन अगर आपसे पूछी जाए, ग्रामीण जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाती है यहाँ पर, तो रूरल पॉपुलेशन आपकी 69 नहीं है, ये 68 है। ठीक है, क्योंकि 68 और 31 को जोड़ोगे तभी तो 100 होगा, 69 तो 101 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 68.84% आपकी रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये 68 कर लेना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात किया जाए कि कितने गांव हैं, ये भी पेपर में सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर ये गांव हैं 6,40,867 गांव हैं। ठीक है, मोस्ट विलेजेस अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गांव किस राज्य में है, तो वो है बिहार में। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज, बिहार की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो कहाँ पर रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उसके बाद एक ये चीज़ ध्यान रखना, द रेशियो बिटवीन द अर्बन पॉपुलेशन एंड द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन रेट। देखो, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और उसमें से अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, उसी से तो हम निकालेंगे कि शहरी विकास कितना हो रहा है, शहरीकरण जो दर है वो क्या है। जैसे अगर अभी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और टोटल पॉपुलेशन जैसे जैसे ऐसे याद करो कि 100 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से 10 करोड़ लोग शहर में रहते हैं, फिर बाद में 10 साल बाद पॉपुलेशन 120 करोड़ हो गई, लेकिन अब यहाँ पर 20 करोड़ लोग शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर कितना था? 10% रेशियो था। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर आपका 15% से भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, लगभग इसको और सिंपल बनाने के लिए हम इसे 24 करोड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 20% डेटा आ गया। तो अब क्या है कि जो शहरीकरण दर था वो बढ़ गया ना, तो वही है कि हमारा जो रेशियो होता है अर्बन पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन रेट बोलते हैं। ये बात पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे रिलीजियस पॉपुलेशन। रिलीजियस पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे ज़्यादा अगर रिलीजियस पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हिंदू हैं, लगभग 79.8%। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन रहती है, तो वो रहती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की, देखो मेजोरिटी में सिर्फ हिंदू है, बाकी के सारी क्या है? माइनॉरिटी हैं भारत के अंदर। माइनॉरिटी में भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी माइनॉरिटी है, तो वो है मुस्लिम्स। अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो 14.2% टोटल भारत में रहते हैं, और ये अभी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ये डेटा सेंसस 2011 का है। लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया, वट आर नॉट मेजोरिटी इन एनी स्टेट। देखो, ये बात तो सही है कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है भारत में, लेकिन वट आर नॉट अ मेजोरिटी इन स्टेट ये गलत है, क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर देखोगे तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी मेजोरिटी है। ठीक है, तो खाली ये स्टेटमेंट मत लिखना, सिर्फ ये लिखना कि भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? मुस्लिमों का है। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं क्रिश्चियन की तरफ, क्रिश्चियन मतलब ईसाई की तरफ, तो भारत की टोटल पॉपुलेशन में 2.3% इनकी भी जनसंख्या है। द ग्रोथ रेट ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया 2001 और 11 के बीच में जो देखो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बढ़ी है, वो बढ़ी थी 15.5%। ये डेटा पूछा जाता है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 2.3 क्रिश्चियन है, ईसाई हैं। अगर हम वहीं पर बात करें सिख का, तो टोटल पॉपुलेशन के 1.7% कौन है? सिख हैं। अगर हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन के 0.7% कौन है? बौद्ध धर्म से लोग जो बिलोंग करते हैं। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम यहाँ पर अल्पसंख्यक अगर हम धर्म की बात करें तो वो कौन है? जैन धर्म के लोग हैं। 0.4% सिर्फ ये भारत में रहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पहली बात, मैं आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा चुका हूँ कि 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे 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 ऐसे, ये टोटल एरिया, ये जो एरिया है 1 किलोमीटर का है, एक स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें कितने लोग रह रहे हैं?
वही होता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का निकालने का सिंपल सा है कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, जैसे सपोज हमें अरुणाचल प्रदेश की सपोज निकालनी है, तो टोटल अरुणाचल प्रदेश का एरिया कितना है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पे बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन रहते हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर पर निकाली जाती है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ देख लो। देखो 2001 में जैसे मैंने बढ़ाया अभी सेंसस 2001 का, तब मैंने आपको बताया था कि 325 है। वहीं पर अगर हम 2011 सेंसस का देखते हैं तो लोग बड़े हैं, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 रह रहे हैं। कितना कितना डेटा है ये, 382 का। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर राज्य में बात की जाए तो बिहार है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। अगर आपसे यूटी की बात किया जाए तो भाई दिल्ली है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करते हो दिल्ली वासियों आप लोग, लेकिन इतना ये डेटा, मतलब 11,320 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो देखो, अगर ओवरऑल पूछा जाए आपसे, स्टेट और यूटी ना दिया जाए और दिल्ली ऑप्शन में हो और बिहार ऑप्शन में हो, दोनों ऑप्शन में हो, तो दिल्ली लगा देना। राज्य पूछा जाए तो स्टेट होगा, यूटी सिर्फ यूटी पूछा जाए तो दिल्ली होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर राज्य की बात करें तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। वहीं पर अगर हम यूटी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 46 लोग रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ रेट, अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में आपसे पूछा जाए, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपसे एनुअल ग्रोथ रेट पूछा जाए तो ये 1.64% है। कितनी है, 1.64%। अगर 2001 से 11 डेकेडल ग्रोथ रेट पूछा जाए तो डेकेडल ग्रोथ रेट क्या होगा आपका, 17.64%। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें मेल की ग्रोथ हुई थी 17.19%, फीमेल की ग्रोथ हुई थी 18.12%। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर नंबर्स में बात करते हैं कि कितने लोग बढ़े थे, तो ये ध्यान रखना, ये मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, 181 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई थी। 2001 और 2011 के बीच में 18.1 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी थी, अगर आपसे करोड़ में पूछा जाए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो 181 मिलियन लोगों की यहाँ पर वृद्धि होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेट की, कि हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट कौन सा था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे बढ़ी थी, तो मेघालय में 27.9%, फिर उसके बाद बिहार में 25.4%, फिर उसके बाद मतलब पहले मेघालय है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका बिहार है। अरुणाचल प्रदेश में 26% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। और आपको एक नागालैंड अकेला ऐसा राज्य मिलेगा जहाँ पर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। और अगर हम उसके बाद सेकंड नंबर पर देखते हैं तो केरल की बात करेंगे, केरल आपका दूसरे नंबर पर रहा था। अगर हम लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट की बात करते हैं तो सबसे कम वृद्धि हुई थी नागालैंड में, उसके बाद वृद्धि हुई थी केरल में। केरल एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन इन रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू 2001, और केरल में जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें भी डिक्लाइन करता है एज कंपेयर टू 2001। केरल में 2001 की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यूटी का डेटा देखें तो हाईएस्ट ग्रोइंग यूटी थी पुडुचेरी 28.1%, और लोएस्ट ग्रोइंग यूटी थी दमन एंड दीव 12.6%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लिंग अनुपात के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में। तो देखो, अगर हम यहाँ पर सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ ध्यान रखना, 1000 अगर मेल हैं तो 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, ये डेटा को ही हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन।
ये चीज़ ये भी आपको बताइए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो हाईएस्ट स्टेट है केरल, जहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो है 1084, मतलब कि यहाँ पर मेल कम है, 1000 मेल हैं और 1084 फीमेल हैं, ठीक है। यहाँ पर फीमेल ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम लोएस्ट स्टेट की बात करते हैं, तो लोएस्ट स्टेट है हरियाणा, यहाँ पर 1000 मेल हैं और 877 फीमेल है। तो सेक्स रेशियो क्या है हरियाणा का 877, केरल का क्या है 1084। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट जो यहाँ पर सेक्स रेशियो है पुडुचेरी का है 1037 और लोएस्ट दमन एंड दीव का है कितना 618, ठीक है। और अगर हम पूरे ओवरऑल भारत की बात करें कि इंडिया का ओवरऑल इंडिया का क्या सेक्स रेशियो है, तो इंडिया का सेक्स रेशियो है 943 सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। भारत का लिंग अनुपात के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये डेटा भी ध्यान रखना, ये है आपका 943, 1000 मेल 943 फीमेल, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चाइल्ड पॉपुलेशन की, ये हमें पॉपुलेशन में ही लिख देना चाहिए था, यहाँ सेक्स रेशियो में गलत लिख गया है, ठीक है, फिर भी देख लो एक बार। चाइल्ड पॉपुलेशन की अगर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है 158.8 मिलियन चाइल्ड पॉपुलेशन है, जो कि कुल जनसंख्या का कितना है 13.1% है। इसे आप जो यहाँ पर हमने पॉपुलेशन किया है वहीं पर नोट्स में इंक्लूड कर लेना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 1000 अगर लड़के जन्म लेते हैं तो उस पर 919 गर्ल्स का जन्म हो रहा है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है। 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये आपको यहाँ पे पता रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, 972 लड़कियाँ। वहीं पर अगर लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं तो 834 गर्ल्स, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा चाइल्ड सेक्स रेशियो में और ओवरऑल सेक्स रेशियो में भी लोएस्ट पर है। डायरेक्ट इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लिटरेसी रेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल जो भारत की लिटरेसी थी आप सभी को पता है 74.04% है ओवरऑल भारत की लिटरेसी। मेल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो 82.14% मेल लिटरेसी है। फीमेल महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% यहाँ पर फीमेल लिटरेसी है। वहीं पर अगर हम जेंडर गैप की बारे में बात करते हैं कि देखो इन जो मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच में गैप कितना है, तो या तो आप डायरेक्ट माइनस कर लो या यहाँ पर डायरेक्ट इसको याद कर लेना। 16.68% यहाँ पर दोनों की लिटरेसी में डिफरेंस है। वहीं पर हाईएस्ट लिटरेसी अगर हम स्टेट देखते हैं तो आप सभी को पता है केरल है, 94% इसका है। लेकिन कभी कभी केरल ऑप्शन में नहीं देता, मिजोरम ऑप्शन में देता है, जो कि सेकंड नंबर पर है, ध्यान रखना। 91.3% कहाँ पर है, मिजोरम में इसकी साक्षरता दर है, मिजोरम में इसका लिटरेसी रेट है। हाईएस्ट यूटी की बात करें तो पहले नंबर पर है लक्षद्वीप और दूसरे नंबर पर है दमन एंड दीव। अगर वहीं पर हम बात करते हैं लोएस्ट लिटरेसी रेट की, तो सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है, बिहार में है, 63.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 65.4%। यूटी की बात करते हैं तो सबसे कम है दादर एंड नागर हवेली में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वर्क फोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें कि जो काम करने वाले लोग हैं वो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। वर्क फोर्स का मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो वर्क फोर्स है, जो पॉपुलेशन काम कर रही है। तो अगर मेल वर्क फोर्स की बात करते हैं तो 53.26% है। वहीं पर अगर फीमेल वर्क फोर्स की बात करते हैं तो 25.51% है फीमेल वर्क फोर्स, ठीक है। तो एज कंपेयर टू मेल फीमेल का रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। वहीं पर अगर हम एग्रीकल्चर में देखें कि एग्रीकल्चर में टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग इंक्लूडेड हैं,
तो ये है 54.6%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लोग कितने लोग काम करते हैं, तो हमारे देश की कुल जनता का 48.9% से लेके 54.6% तक उसमें काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में 24.3% काम करते हैं। वहीं पर अगर टर्सरी सेक्टर की बात किया जाए तो 26.8% लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो ये डेटा भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारी मिसलेनियस चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मिसलेनियस देखें, जैसे हाईएस्ट फर्टिलिटी, वैसे मैं बता चुका हूँ बिहार की है। हाईएस्ट फर्टिलिटी कहाँ पर है? बिहार की है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट बर्थ रेट किस स्टेट का है, तो ये आपका केरल का है। बर्थ रेट सबसे कम कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए केरल का है। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, किसके द्वारा हेड किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा हेड किया जाता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पहला कास्ट बेस्ड सेंसस कब कराया गया, अगर आपसे ये पेपर में पूछा जाए तो 1931 में फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कराया गया। पहला जाति आधारित जनगणना कब होती है? 1931 में। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप, भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले, कौन से ग्रुप के लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप सबसे ज़्यादा है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी के साथ अभी हमारा एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको भारत सरकार द्वारा यहाँ पर आयोजित कराया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके पर्पज के बारे में बात करें कि इसका पर्पज क्या था, टू कलेक्ट डेटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कास्ट ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना था कि भैया जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है लोगों की, वो क्या है, और जो लोग रह रहे हैं उनकी जाति से संबंधित यहाँ पर जो डेटा है वो कलेक्ट करना था। जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। ध्यान रखना, इस डेटा में रूरल और अर्बन दोनों ही एरिया कवर किए गए थे। इसमें जो डेटा निकाला गया था, रूरल का, अर्बन का, दोनों का निकाला गया था। टोटल हाउस होल्ड अगर देखा जाए, भारत में कुल घर की संख्या अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 24.49 करोड़ थी, जिसमें कि रूरल में 17.97 करोड़ घर थे, अर्बन में देखा जाए तो 6.52 करोड़ घर थे। ये डेटा भी पेपर में पूछा जाता है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए? 640 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखा जाए कि इसका जो मेन फोकस था वो क्या था कि भैया हमें जो गरीब लोग हैं, जो डिप्रेव्ड परिवार हैं, ठीक है, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम ला सकें, गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट कर सकें, इसलिए ये यहाँ पर कराया जाता है। वहीं पर अगर हम अर्बन डेटा की बात किया जाए, पूछा जाता है कि अर्बन डेटा किसने कलेक्ट किया, तो अर्बन डेटा कलेक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है अर्बन डेटा। रूरल डेटा की अगर हम बात करते हैं तो रूरल डेटा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अगर कास्ट डेटा की अगर हम बात करते हैं तो कास्ट डेटा या तो देखो 1931 में कास्ट डेटा लिया गया था। 1931 के बाद पहली बार यहाँ पर कास्ट डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेटा एप्लीकेशन के बारे में कि इस डेटा का क्या एप्लीकेशन है, क्या महत्व है, तो ऑब्वियस बात है जब हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की उसके पीछे मानसिकता होती है कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्कीम वगैरह बनाना, स्कीम वगैरह लेके आना, वो सारा चीज़ें यहाँ पर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, बेसिक प्रोवाइडिंग वर्क अंडर मनरेगा, जैसे अभी मनरेगा के अंदर, जैसे मनरेगा स्कीम लेके आना कि मनरेगा के अंदर किसको काम देना है, कहाँ पे काम देना है, वो सारा चीज़ें तय की जाती है। डेटा यूज्ड फॉर एक्यूरेट बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम, जो वेलफेयर स्कीम होती हैं उससे यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि जो एक्यूरेट बेनिफिशियरी है उसी को उस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है,
तो मेकिंग फूड ग्रेन्स अवेलेबल एट अफोर्डेबल, कहने का मतलब है ये जो सेंसस वगैरह किए जाते हैं इनके पीछे मेन रीज़न ये भी होता है कि जो मेन रीज़न इसीलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट अपनी जो स्कीम वगैरह है उनके अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग ही फिर तैयार करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इससे भी सवाल आते हैं। ये ध्यान रखना 2000 में लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया था? पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। अगर इसका मेन गोल देखें कि भैया 2045 तक हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, स्टेबल करना है, स्थिर करना है, ये इसका मेन गोल था। अगर इमीडिएट ऑब्जेक्ट के अभी हमें क्या करना, मेन गोल तो क्या, ये मेन गोल तो ये है कि चलो ठीक है हम आगे जाके करेंगे। तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, जिससे कि जो जन्म दर है वो कम हो सके। ठीक है, हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये सब उस वक्त शुरू किया गया कि भैया फैमिली प्लानिंग, जैसे तुमने देखे होंगे 2 बच्चे वगैरह आपने उस पर गांव वगैरह में कि 2 बच्चे ही अच्छे, इस तरह से बहुत सारी स्कीम वगैरह चलाई जाती हैं। वहाँ पर पेंट वगैरह करके लिखा भी जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हेल्थ में फोकस किया गया। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है, बच्चे का जन्म हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो उस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम किया गया। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी कम किया जाएगा। ये उस वक्त यहाँ पर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, प्रमोट फ्री कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज 14, 14 साल तक भैया फ्री एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया गया। मैरिज में डिले किया गया जिससे कि बच्चे कम पैदा हों। इनकरेज मैरिज आफ्टर 18 के, लड़की भाई 18 की ना हो जाए जब तक उसकी शादी नहीं करनी, लड़का जब तक 21 साल का ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वुमेन एंड प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, जो यहाँ पर वुमेन का स्टेटस है उसे इम्प्रूव करना है और इस स्मॉल फैमिली नॉर्म्स यहाँ पर लेके आने हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, इंश्योर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये इसी पॉपुलेशन का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। आज का हमारा ये लास्ट सेगमेंट है MOSPI रिपोर्ट। इसके साथ ही जो हमारा डेमोग्राफी है कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर MOSPI के बारे में बात करते हैं, मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो 2036 में जो प्रोजेक्टेड है, अगर इस रिपोर्ट की माने जो कि 2024 में आई है, तो भाई सेक्स रेशियो है 952 फीमेल 1000 मेल, जबकि 2011 में कितना है 943 है। ठीक है, तो 2036 तक इनके अकॉर्डिंग ये 952 हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये कट कर देना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर हम 2023-24 का डेटा इनके अकॉर्डिंग माने तो 2023-24 में 60.1% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहा है। वुमेंस बैंक अकाउंट, अगर हम वुमेंस बैंक अकाउंट की बात करें तो टोटल अकाउंट्स के 39%, अप्रॉक्स 39% वुमेंस के अकाउंट खोलें, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम फीमेल वोटर टर्नआउट की बात करते हैं तो लगभग 65% प्लस नियरली यहाँ पर जो आपका डेटा है, जो लोगों ने वोट किया, जो कि मैन जितने वोट करते हैं उसके इक्वल ही ये डेटा है। तो ये जो MOSPI रिपोर्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो डेटा है ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। आप अपना जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर तैयार करने के पीछे बहुत दिनों की मेहनत जाती है, आप सभी को पता है। कई बार मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है कि एटलीस्ट अपनी फीडबैक देना। और सेंसस को इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आपको आज से पहले किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इतना तो आप भी जानते हैं अगर आप रिपीटर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर की आपको PDF कैसे मिलेगी, आप हिंदी या इंग्लिश में PDF कैसे एक्सेस कर सकते हो।
देखो अर्जुन बैच 2.0 हमारा यूट्यूब पर है, कम्प्लीटली फ्री है। आपको हर एक क्लास फ्री में सिस्टमेटिकली यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। जैसे अभी हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम में और सब्जेक्ट भी कवर करने वाले हैं। अर्जुन बैच 2.0 में हम कंप्लीट जीके करेंगे। स्टैटिक जीके आएगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सभी सब्जेक्ट आएंगे। कंप्लीट साइंस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करेंगे, कंप्लीट वोकेबलरी करेंगे। और आप एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो या साथ में एसएससी के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कंप्लीटली इस कंटेंट पे रिलाय कर सकते हो। कंप्लीटली इन पीडीएफ्स पे आप रिलाय कर सकते हो, इन क्लासेस पे आप रिलाय कर सकते हो। ये जो क्लासेस होने वाली हैं यूट्यूब पे फ्री हैं। आपको इसकी पीडीएफ के लिए पे करना होगा। पीडीएफ का इसका पेड ग्रुप है जहाँ पर हिंदी में अलग पीडीएफ अपलोड होती हैं, इंग्लिश में अलग होती हैं। जैसे ही क्लास होती है उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है। सारी ही पीडीएफ आपको डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेंगी। आप मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट भी करा सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली आपको पीडीएफ मिलेंगी। स्टैटिक जीके के सभी लेक्चर्स की जो आप अभी हम करने वाले हैं, जो हमारे लेक्चर्स रह गए हैं, सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलेंगी। आने वाले टाइम में जो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस करने वाले हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। करंट अफेयर की जो क्लासेस होने वाली हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। वोकेबलरी की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। और मैथ और रीजनिंग ये कम्प्लीटली हम एमटीएस के लिए करेंगे तो इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। कहने का मतलब है लगभग 300 प्लस आपके लेक्चर्स होने वाले हैं, वन शॉट होने वाले हैं। एक लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको 1 रुपये से भी कम में पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है मात्र 300 रुपये है पीडीएफ की, जिसमें कि आपको सेम लेक्चर की पीडीएफ हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग मिलेगी। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। और बाद में जब एग्जाम पास में आएगा, कुछ और नया कराया जाएगा अर्जुन बैच 2.0 में, तो उसकी पीडीएफ भी इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप नंबर है 9259699564। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप बोल सकते हो कि आपको अर्जुन बैच 2.0 पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिलने में लग सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना। आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आप पेमेंट कर 299 का स्क्रीनशॉट भेज देना। आफ्टर पेमेंट विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये ग्रुप की वैलिडिटी जब तक आपका एमटीएस 2026 का फाइनल एग्जाम हो जाएगा तब तक आपकी रहेगी। तब तक सीजीएल भी हो गया होगा, सीएचएसएल भी हो गया होगा। या आप ऐसे मान सकते हो, देखो दिसंबर 2026 तक तो इसकी रहने ही वाली है, या एसएससी के 2026 के सभी एग्जाम जब तक नहीं हो जाते जब तक ये ग्रुप की वैलिडिटी रहने वाली है। तो अगर आप पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाद बाकी का एक बार लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस लेक्चर का फीडबैक शेयर नहीं किया है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ इस लेक्चर का फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।